ये कहानी भारतीय वायुसेना और नौसेना की वो गौरव गाथा है जिसे पूरी दुनिया शान से याद करती है, लेकिन पाकिस्तान इसे बड़े ही शर्म के साथ याद करता है। हमारी आज की कहानी फोकस है पाकिस्तानी गाजी के डिस्ट्रॉय किए जाने पर। जो आई तो थी विक्रांत को डिस्ट्रॉय करने, मगर हमारे देश के बहादुर नौसैनिकों ने उसकी जल समाधि बना दी। हमारी आज की वीडियो में आप आखिर तक तो बने रहेंगे, लेकिन अगर अपने देश से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखेगा। साल 1971 का वो गौरवशाली दिन था, 8 नवंबर, जब पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS गाजी के कैप्टन जफर मोहम्मद खान ड्राई रोड पर मौजूद गोल्फ क्लब में खेल खेलना शुरू कर रहे थे। लेकिन उसी समय उन्हें फौरन लियाकत बैरक में मौजूद नौसेना हेडक्वार्टर आने का ऑर्डर दिया गया। वहां उनका इंतजार नेवल वेलफेयर और ऑपरेशन प्लान के निर्देशक कैप्टन हम्बल कर रहे थे। कैप्टन जफर के पहुंचने के बाद उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि नौसेना प्रमुख की तरफ से उन्हें भारतीय विमान वाहक जहाज INS विक्रांत को डिस्ट्रॉय करने का टास्क दिया गया है। गाजी पर तैनात सभी नौसैनिकों की छुट्टी रद्द करने के ऑर्डर के साथ साथ इस टास्क के लिए उन्हें 10 दिन में निकलने का टाइम दिया गया। 71 की जंग के 20 साल बाद पब्लिश हुई एक किताब द स्टोरी ऑफ द पाकिस्तान नेवी में ये बात कही गई कि इस जंग के दौरान 14 से 24 नवंबर के बीच पाकिस्तान के सभी पनडुब्बियों को अपने एरिया में आगे गश्त के लिए बढ़ने का आदेश दे दिया गया था। पाकिस्तान के सभी पनडुब्बियों में गाजी यही एक ऐसी सबमरीन थी जो एक लंबी दूरी तय करके दुश्मन पर हमला करने की ताकत रखती थी। INS विक्रांत उस समय में बंगाल की खाड़ी में तैनात था और इसे विक्रांत को नष्ट करने की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि ये टास्क काफी मुश्किल, मगर फिर भी पाकिस्तानी रणनीतिकारों ने ये रिस्क उठा लिया। INS विक्रांत का पुराना नाम HMS हरक्यूलिस था। इसे साल 1943 में बनाया गया, लेकिन ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। इसके बाद 1957 में भारत ने इसे ब्रिटेन से खरीद लिया। इसके बॉयलर में क्रैक होने की वजह से ये 12 नॉट्स की रफ्तार से अधिक नहीं चल सकता था, जबकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर को एक हवाई जहाज को हवा में उड़ाने के लिए कम से कम 20 से 25 नॉट्स की रफ्तार पर चलना होता था। इयान कार्डोजो अपनी किताब 1971 स्टोरी ऑफ ग्रिट एंड ग्लोरी फ्रॉम इंडो पाक वॉर में लिखते हैं, नवंबर 1971 में मुंबई के होटल में रह रहे पाकिस्तानी जासूसों ने अपने हैंडलर्स को ये इन्फॉर्मेशन दी कि विक्रांत मुंबई में खड़ा है। लेकिन 13 नवंबर को विक्रांत वहां नहीं था। विक्रांत तो गायब हो चुका था। लेकिन एक पाकिस्तानी सपोर्टर वेस्टर्न कंट्री के सहायक नेवल अटैचे ने इंडियन वेस्टर्न कमांड के फ्लैग ऑफिसर के ADC से विक्रांत की इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश की। इसकी सूचना इंडियन इंटेलिजेंस को दे दी गई और पाकिस्तान को ये पता चल गया कि विक्रांत चेन्नई में है। अब इसी समय उसी पाकिस्तानी सपोर्टर कंट्री का एक जहाज किसी खराबी के कारण चेन्नई एयरपोर्ट पर उतरा और उसके बाद उसने वही कई टेस्टिंग फ्लाइंग कंप्लीट की। ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है और प्लानिंग में ये कंफर्म करने की कोशिश की जा रही हो कि सच में विक्रांत चेन्नई में है या नहीं। NDA के टाइम से ही अपने दोस्तों में 3D के नाम से मशहूर मेजर धर्मदेव दत्त 8 नवंबर 1971 को अपने रकाल RA-150 रेडियो रिसीवर के नॉट्स घुमाकर कराची और ढाका के रेडियो मैसेजेस ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनका काम ही खुफिया मैसेजेस को ट्रैक करना और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना था। उनका टेप रिकॉर्डर IBF के मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़ा हुआ था। फाइनली उन्होंने पाकिस्तान के कोड को ट्रैक कर लिया और जो इन्फॉर्मेशन निकली उसके अकॉर्डिंग 14 नवंबर को पाकिस्तान की गाजी पनडुब्बी कराची बंदरगाह से निकली और फिर वहां से श्रीलंका पहुंची, जहां उसने श्रीलंका के त्रिंकोमाली में ईंधन भरा। हालांकि पाकिस्तान भी इसी तरह इंडियन मैसेजेस को ट्रैक कर रहा था। उन्हें भी ये जानकारी मिल गई कि विक्रांत विशाखापट्टनम पहुंच चुका है। इयान कार्डोजो आगे लिखते हैं कि पाकिस्तानी नौसेना की बेवकूफी ये थी कि उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए और भारतीय नौसेना के मैसेजेस भी पाकिस्तान ट्रैक कर चुका। भारतीय नौसेना ने सेना सिग्नल इंटेलिजेंस को अपनी चिंता जाहिर की और कहा कि पाकिस्तानियों को विक्रांत की लोकेशन का पता चल गया है, आगे से और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। गाजी 23 नवंबर 1971 को ट्रिंकोमाली से विशाखापट्टनम के लिए रवाना हुई। 25 नवंबर को उसने चेन्नई को क्रॉस किया और 1 दिसंबर रात 11 बजे विशाखापट्टनम पोर्ट के नेविगेशनल चैनल में एंट्री मार ली। पाकिस्तान क्राइसिस इन लीडरशिप नाम की किताब लिखने वाले मेजर जनरल फसल मुकीम खान लिखते हैं, गाजी की कंडीशन ऐसी थी कि वो पोर्ट से 2.1 नॉटिकल माइल से आगे नहीं जा सकती थी, क्योंकि नेविगेशनल चैनल की गहराई कम थी। सबमरीन पर मौजूद कमांडर जफर ने अपनी पोजीशन को एज इट इज रखने का फैसला किया और वो विक्रांत के बाहर आने का वेट करने लगे।
लेकिन गाजी के साथ एक नेगेटिव पॉइंट ये था कि उसके मेडिकल ऑफिसर का कहना था पनडुब्बी से जो फ्यूम निकल रहा था वो वहाँ काम करने वाले लोगों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता था। इतना ही नहीं, ये बात गाजी की सिक्योरिटी के लिए भी ठीक नहीं थी। उन्हें सलाह दी गई कि रात में गाजी को सतह पर लाया जाए जिससे कि वो फ्रेश एयर गेन कर सके और उसी समय बैटरियों को भी चेंज कर दिया जाए। कमांडर जफर भी अच्छी तरह से जानते थे कि अगर सबमरीन में हाइड्रोजन का लेवल बढ़ गया तो ये सबमरीन खुद ही अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देगी। शाम 5 बजे गाजी के मेडिकल ऑफिसर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ कमांडर को आकर बताते हैं कि पनडुब्बी के भीतर की एयर पॉल्यूटेड हो गई है और एक नाविक बेहोश हो गया है। हमारे पास रात तक वेट करने का टाइम नहीं है। इसके बाद कमांडर पनडुब्बी को टेलीस्कोप के लेवल तक ऊपर लाने का ऑर्डर दे देते हैं। सी लेवल से 27 फीट नीचे तक गाजी पनडुब्बी को लाया जाता है, लेकिन जब गाजी सिर्फ 9 मीटर नीचे पहुंचती है तभी टेलीस्कोप से कमांडर ने देखा कि एक बड़ा सा भारतीय पोत उनसे केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर है। उन्होंने तत्काल गाजी को नीचे जाने का ऑर्डर दिया। 90 सेकंड में गाजी एक बार फिर नीचे चली गई। 1 मिनट के भीतर वो पोत गाजी के ऊपर से गुजर गया। इसके बाद ये डिसाइड किया गया कि 3 और 4 दिसंबर की रात 12 बजे गाजी 4 घंटे के लिए सतह पर आएगी। इसके रिपेयरिंग का काम होगा और सुबह 4 बजे तक ये वापस नीचे चली जाएगी। लेकिन ठीक 3 दिसंबर की शाम 5 बजे पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। रात 12:30 बजे इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का संदेश रेडियो पर टेलीकास्ट होने लगा और भारत पाकिस्तान के हमले का जवाब देने लगा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भाषण खत्म भी नहीं हुआ था कि विशाखापट्टनम पोर्ट पर एक जबरदस्त धमाका हुआ। समुद्र की लहरें बहुत ऊंचाई तक गई और फिर नीचे आ गई। विशाखापट्टनम पोर्ट के आसपास घरों के शीशे टूट गए। ये घटना 12:15 की है। बाद में गाजी की घड़ी से ये पता लगा कि उसने इसी समय खुद को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस घटना का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जिस INS विक्रांत का इंतजार गाजी विशाखापट्टनम पोर्ट के बाहर कर रही थी, उसे भारत ने पहले ही अंडमान निकोबार पहुंचा दिया था और विशाखापट्टनम पोर्ट पर एक पुराने और बेकार हो चुके INS राजपूत को खड़ा कर दिया गया, जो सिर्फ पाकिस्तानी जासूसों और इन्फॉर्मर्स को धोखा देने के लिए खड़ा किया गया, जिसे वो विक्रांत समझ रहे थे। INS राजपूत विक्रांत के कॉलिंग कोड को इस्तेमाल कर रहा था। बड़े पैमाने पर बाजार से रसद, मीट, फूड और सामान खरीदा जा रहा था। जबरदस्त वायरलेस ट्रैफिक के जरिए पाकिस्तानियों को इस झांसे में रखा गया कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा पोत मौजूद है। गाजी के नष्ट होने को लेकर बाद में कई अलग अलग बातें सामने आई, जिनमें से एक बात तो ये थी कि INS राजपूत ने गाजी पर हमला किया और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरी बात ये सामने आई कि गाजी अपनी ही बनाई हुई सुरंग से गुजर गई। तीसरी बात ये थी कि गाजी जिन बारूदी सुरंगों को लेकर चल रही थी उन्हीं का शिकार हो गई। और चौथी बात ये सामने आई कि गाजी में हाइड्रोजन का लेवल कितना ज्यादा हो गया है कि उसमें विस्फोटक हो गया है। गाजी के बचे कुचे अवशेषों की जांच करने वाले इंडियन ऑफिसर्स और गोताखोरों ने भी चौथी संभावना पर ज्यादा बल दिया। गाजी की मैसेज लॉगबुक से भेजे गए संदेशों में भी यही बात कही गई थी कि पनडुब्बी में हाइड्रोजन गैस ज्यादा मात्रा में बन रही है। ये पनडुब्बी अपने तमाम रहस्यों को समेटे हुए आज भी विशाखापट्टनम पोर्ट की कीचड़ में फंसी हुई है। आगे चलकर अमेरिका ने भारत से गाजी के अवशेषों को निकाल कर ले जाने की बात कही, क्योंकि उनका कहना था कि उसने ही इस पनडुब्बी का निर्माण किया है और उसने पाकिस्तान को यह पनडुब्बी लीज पर दी है। अमेरिका के इस प्रपोजल को भारत ने रिफ्यूज कर दिया। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी के नष्ट होने की सच्ची कहानी। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। इस पर अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।